बंद कमरे में 88 मिनट क्यों मिले राहुल गांधी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कहा जा रहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी बैठक है। इसमें क्या क्या बातें हुई हैं और क्या बवाल हुआ है इसके बाद में, ये सब कुछ आपको रिमझिम के 5 पॉइंट्स में जानना है। और देखिए कैसे संसद में एलओपी यानी कि राहुल गांधी भड़के हैं। अब इस पे सियासत शुरू हो गई है और आपको ये भी समझना है सीआईसी क्या है, जिस पर पूरा बवाल है। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है कि बंद कमरे में आखिरकार इन तीनों की कौन सी सीक्रेट मीटिंग हुई है। दूसरा देखिए क्या था पीएमओ में बैठक का मकसद, ये क्यों मिले तीनों की 1.5 घंटे तक, ऐसी कौन सी बैठक रही और ये सीआईसी क्या है। तीसरा देखिए कि कैसे राहुल ने एक डिसेंट नोट यानी कि आपत्ति दर्ज कराई है, क्यों करवाई है आपको जानना है। और राहुल गांधी ने खुद इसका संसद में खुलासा किया है। चौथा पॉइंट ये है किस तरीके से राहुल के डिसेंट नोट से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, प्रोसेस क्या कहता है। और पांचवा देखिए कि संसद में राहुल और अमित शाह का फेस ऑफ हुआ है, वो इस वक्त वायरल है। और तो और अब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। ये जो आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, पीएमओ में यानी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में अमित शाह, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। और ये जो पूरी बैठक हुई है वो 88 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे तक चली है। अब इन तीनों ने मिलकर क्या क्या बातचीत की है और क्यों इतनी लंबी बैठक की ज़रूरत पड़ी। आपको पता है कि अभी संसद का सत्र चल रहा है, उसी बीच में ये बड़ी बैठक होती है और अब सियासी गलियारों में इसकी चर्चा है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये जो तस्वीरें हैं ये ऑफिशियल तस्वीरें नहीं हैं, ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि वो जो बैठक है उसकी अभी ऑफिशियल तस्वीरें बाहर नहीं आई है, तो हमने एआई जनरेटेड ये तस्वीरें बताई है। लेकिन इस बैठक में जो हुआ है वो बाहर आ गया है। राहुल गांधी ने संसद में खुद खुलासा किया है। राहुल, मोदी और अमित शाह मिलते हैं, 88 मिनट तक ये बैठक चलती है यानी कि 1.5 घंटा। और इसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि भाई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि सीआईसी में भर्ती करनी है। अच्छा, ये जो भर्ती वाला पूरा मामला था इन तीनों ने डिस्कस किया, लेकिन जब ये बैठक खत्म हुई तो बैठक खत्म होते ही राहुल ने एक फॉर्मल डिसेंट नोट सबमिट किया है। इसका मतलब होता है उस बैठक में जो भी बातें हुई, उस बैठक में अपॉइंटमेंट को लेकर जो भी बातें हुई उसके राहुल खिलाफ हैं, तो उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने एक नोट डाला है कि भाई ये जो भी फैसला हुआ है उसके पक्ष में मैं नहीं हूं। अब मैं आपको बता देती हूं कि आखिरकार ये सीआईसी क्या है और पीएमओ में बैठक का ये मकसद क्या था। तो देखिए आरटीआई डिपार्टमेंट आपको पता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपको सरकार के वर्किंग के बारे में, सिस्टम के बारे में कोई भी आंकड़ा चाहिए हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आपके पास अधिकार है कि आप एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और फिर आरटीआई जब जाएगी तो जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो उसका जवाब आपको देगा। तो आरटीआई डिपार्टमेंट के लिए दरअसल अपॉइंटमेंट करना था इन सबको, और सीआईसी का यही मकसद है। ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ये जो पूरा कमीशन होता है, वो यही देखता है कि भाई आरटीआई डिपार्टमेंट अच्छे से काम करे। अगर जनता में से कोई भी आरटीआई फाइल कर रहा है, कोई भी सवाल पूछ रहा है, तो पूरा डिपार्टमेंट मिलकर उसका जवाब दे सके। अब हो ये रहा है कि ये जो आरटीआई डिपार्टमेंट है, उनके जो मुखिया होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसका पद अभी खाली है। यानी लास्ट जो थे वो सितंबर 2025 तक थे, वो रिटायर हो गए हैं। आज हम दिसंबर 2025 में खड़े हैं, लेकिन सितंबर से दिसंबर तक अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। यानी आरटीआई डिपार्टमेंट को ये चलाने वाले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद अभी खाली है। तो सोचिए कि डिपार्टमेंट पे क्या असर हो रहा होगा। और सिर्फ मुख्य पद नहीं, साथ में 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का पद भी खाली है। भाई इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इस पूरे डिपार्टमेंट में 10 होते हैं, तो 10 में से 8 तो खाली हैं, सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर काम कर रहे हैं। अब एक और पद खाली है जिसका नाम है विजिलेंस कमिश्नर, इसके पद पे भी कोई भर्ती। तो आप देख लीजिए कि कैसे भारी मात्रा में कमी है, अपॉइंटमेंट ही नहीं हो पा रहा है। और इसी के खिलाफ, इसी को डिस्कस करने के लिए इन तीनों की बैठक हुई, मोदी, शाह और राहुल की। अब देखिए आरटीआई एक्ट के तहत 3 सदस्य की कमेटी होती है, जिसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, और उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो भाई प्रधानमंत्री तो हैं, एलओपी हैं राहुल गांधी। अब
ये जो कैबिनेट मंत्री है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को इसके लिए अपॉइंट कर दिया, तो तीनों की आपस में बैठक हुई। सीआईसी में अभी भारी स्टाफ की कमी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मुख्य पद ही खाली है तो पूरा का पूरा उधर स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। सीआईसी सितंबर 2025 में रिटायर, जो मेन थे वो तो सितंबर में रिटायर हो गए और अभी तक कोई नया ला ही नहीं पा रही है सरकार। और जैसे कि मैंने आपको बताया 10 आईसी में से 8 की भर्ती ही नहीं हो पाई, और इसका नतीजा आपको पता है 30,000 आरटीआई अभी पेंडिंग है। यानी जनता ने जो 30,000 सवाल पूछे हैं सरकार से, जिसमें क्लैरिफिकेशन मांगा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारा अधिकार है ना, तो वो 30,000 अभी तक पेंडिंग है, यानी उनका जवाब नहीं आया है और पूरा सिस्टम इस वक्त सफ़र कर रहा है। अब राहुल ने भाई आपत्ति क्यों जताई? इनकी बैठक में सारी बातें हुई, अपॉइंटमेंट पे बात हुई, लेकिन राहुल गांधी का कहना था ये जो मुख्य पद है और जो दूसरे वैकेंसी जो है उनके पद है और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उसमें भेदभाव हो रहा है। उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में ना तो कोई दलित है, ना आदिवासी है, ना ओबीसी है, ईबीसी है, ना अल्पसंख्यक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, मतलब उन लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। यानी जो ये अगर आप सबको मिला देते हैं, जिनकी आबादी 90% है उनको आपने 7% भी मौका नहीं दिया है। तो राहुल गांधी ने इसलिए डिसेंट नोट जारी किया है, इसलिए फॉर्मल सबमिट किया है कि भाई आपको कम से कम कास्ट वाइज भी तो एंटरटेन करना चाहिए, कास्ट वाइज भी आपको देखना चाहिए। तो जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उस पर सवाल उठा दिए राहुल गांधी ने कि क्यों ये पिछड़ा वर्ग इसमें इंक्लूडेड नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फेयरनेस नहीं है। राहुल गांधी ने कहा जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं आपने किस आधार पे उनको शॉर्ट लिस्ट किया है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, फेयरनेस क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी ने डिसेंट नोट तो डाल दिया, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्या ये अपॉइंटमेंट्स रुक जाएंगी या ये अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 3 सदस्यीय कमेटी होती है, एक प्रधानमंत्री, एक अमित शाह और एक एलओपी यानी कि राहुल गांधी। तो अगर इन दोनों ने मिलकर कोई फैसला कर लिया है, मोदी और शाह ने, तो तीसरे का मतलब ही नहीं है। मेजॉरिटी तो वैसे भी सरकार के पास है, तो मतलब ये अपॉइंटमेंट्स रुकेंगी नहीं। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिस पर अगर अमित शाह और मोदी जिन पर अपना टिक लगा देते हैं, जिनको सेलेक्ट कर लेते हैं, वही आगे अपॉइंटमेंट होगी। तो राहुल गांधी के डिसेंट नोट से कोई भी प्रक्रिया रुकेगी नहीं, लेकिन ये होगा कि अगर सपोज इन अपॉइंटमेंट्स में आगे जाके भ्रष्टाचार निकला, अगर आगे कोई गड़बड़ी पकड़ी गई, तो राहुल गांधी एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि भाई मैंने तो फॉर्मली ऑफिशियली डिसेंट नोट दे ही दिया था, तो वो इस पे खेल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई बड़ा मैटर हो गया तो जुडिशियल रिव्यू के लिए भी पूरा मामला जा सकता है। तो राहुल गांधी ने आपत्ति दर्ज कर दी है कि भाई मेरा जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रही है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो खिलाफ हूँ। अब देखिए संसद में राहुल और शाह का फेस ऑफ हुआ है और इस वक्त पूरे इंटरनेट पर ये फेस ऑफ वायरल है, राजनीति हो रही है। भाई संसद में बीजेपी ने कहा कि राहुल तो संसद के बीच में जर्मनी जाते हैं, दौरा कर रहे हैं, थोड़े टाइम आएंगे, संसद में कुछ बातें बोलेंगे और फिर विदेश निकल जाएंगे, जर्मनी निकल जाएंगे। तो ये बीजेपी ने राहुल गांधी पे आरोप लगाया। लेकिन फिर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी तो संसद का सत्र चलता रहता और वो भी विदेश दौरे पे जाते हैं, उधर तो पूरी लिस्ट निकाल कर आ गई सुप्रिया। तो इस तरीके से देखिए पहली राजनीति तो ये। फिर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जब इतने टाइम से यूपीए सरकार से ये सीआईसी का कानून चला आ रहा है तो अब राहुल गांधी को आपत्ति क्यों है, क्यों राहुल गांधी डिसेंट नोट ला रहे हैं। और देखिए कैसे एक और राजनीति हो रही है संसद में। इस वक्त राहुल गांधी ने लिटरली अमित शाह को चैलेंज दिया। अमित शाह राहुल पर भड़के कि मैं तय करूंगा कि संसद में मुझे क्या बोलना है, नहीं बोलना। फिर राहुल गांधी ये कहते हैं कि अमित शाह घबराए हुए हैं। ये जरा बाइट सुनिए। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होता। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है
ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। बड़े नर्वस थे कल अमित शाह जी, गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। अमित शाह जी ने गलत लैंग्वेज यूज की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी को आप जानते हो। तो आपने सुना कि किस तरीके से टकराव हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी ने संसद में ये भी कहा कि भाई मैं एक रूम में बैठा रहता हूं, और ये कहने के लिए तो एक डेमोक्रेटिक डिसीजन है, लेकिन ऐसा है नहीं। पीएम मोदी और अमित शाह एक तरफ हैं, एलओपी एक तरफ है, मेरी कोई आवाज़ नहीं है उस रूम में। यानी बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम तीनों ने बैठक तो कर ली, लेकिन मेरी कोई आवाज़ ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने डिसेंट नोट डाल दिया। उन्होंने कहा कि जो भी डिसीजन हुआ है वो उन दोनों ने लिया है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो पोस्ट है CIC की, वो सितंबर 13 से खाली है। उस पर लास्ट बैठे हुए थे हीरालाल समारिया, जो कि एक दलित रहे हैं और 65 की उम्र, वो पद पे बैठे हुए थे लास्ट। जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद अभी किसी को भी नहीं बिठाया गया है, और 8 पद और खाली हैं। और देखिए, जब 2023 में समारिया की अपॉइंटमेंट हुई थी, तब अधीर रंजन चौधरी ने, जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये आपत्ति दर्ज की थी कि भाई मेरी तो कोई आवाज़ ही नहीं थी, मुझसे तो पूछा ही नहीं गया, मुझसे तो इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, राय मशवरा ही नहीं लिया गया कि किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं अपॉइंट करना है। तो पहले भी ऐसा ही मुद्दा सामने आया था अपॉइंटमेंट पर, और अभी भी ऐसा ही मुद्दा सामने आया है। यह है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और अगर आप इसको गूगल पे डालते हैं तो आपको इनकी साइट दिखेगी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। यहाँ पर आप RTI की लिस्ट ले सकते हैं, RTI फाइल कर सकते हैं, और ये इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। और सबसे ऊपर आप देखेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इस वक्त ये पद खाली है। इनके नीचे 2 ब्रांचेस आती है, एक सेक्रेटरी और एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इस पे भी सिर्फ 2 ही लोग हैं, जबकि 10 लोग होने चाहिए, लेकिन अभी 2 ही वर्किंग है, 8 पद खाली है। फिर सेक्रेटरी के नीचे आप ही देखिए पूरा चार्ट, जैसे तैसे असिस्टेंट, एडिशनल सेक्रेटरी, और इसके बाद पूरी टीम। वैसे ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर से शुरू होता है, और ऐसे इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी क्योंकि इस डिपार्टमेंट में भारी कमी है, तो ये जो RTI वाला डिपार्टमेंट है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, और इसलिए ही विपक्ष को आपत्ति है। अब खैर, इसकी वैकेंसी, इसका अपॉइंटमेंट कब होगा, कैसे होगा, ये तो वक्त बताएगा। आपको इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।